हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एस चैनल। मेरा नाम है नितिका और आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, या लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, जिससे आपको लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो न्यूली इलेक्टेड पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जो इंडिया में ब्रिटिश रूल है वो मैक्सिमम एंड हो जाएगा बाय 30 जून 1948 और जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडियंस को। इस अनाउंसमेंट में मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसको कंसिडर नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में राइट्स और प्रोटेस्ट्स होने लगे। इस वोलेटाइल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने लाया माउंटबेटन प्लान, जिसमें एक्सेप्ट किया गया फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला। मतलब इंडिया को फ्रीडम देने के साथ साथ इसका पार्टीशन करके इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियंस बनाने की जो बात है उसको एक्सेप्ट किया गया। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि पार्टीशन की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसी माउंटबेटन प्लान को रेटिफाई किया गया ऑन 18 जुलाई 1947 एज इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑन 15 अगस्त 1947, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंडिपेंडेंस डे। तो इस एक्ट में ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया किया गया कि ब्रिटिश रूल विल एंड इन इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947, और इसके साथ ही पार्टीशन करके इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियंस बनाए जाएंगे, जिनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेंगी। इसमें वॉइस रॉय का जो ऑफिस है उसे अबॉलिश करने की बात की गई, और ये भी कहा गया कि जो दोनों डोमिनियंस थे उनके जो रिस्पेक्टिव गवर्नर जनरल्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय ब्रिटिश किंग। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी उनको एक एडिशनल फंक्शन दिया गया टू फ्रेम लॉज टिल देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस आर फ्रेम्ड, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अबाउट टू लीव इंडिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अभी कुछ टाइम बाकी था। तो ये जो टाइम गैप था इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गोइंग टू एक्ट एज पार्लियामेंट। तो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको दो फंक्शंस परफॉर्म करने थे। वन वाज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर वाज टू लेजिस्लेट। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी एज ए बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, तो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब मीटिंग होती थी एज लेजिस्लेटिव बॉडी तो उस टाइम पे चेयरमैन थे जीवी मावलंकर। इसके बाद जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी ओवर प्रिंसली स्टेट्स वो भी ख़त्म की गई, और उन्हें फ्रीडम दी गई कि वो दोनों डोमिनियंस में से किसी एक डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो जो इन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने से मना किया था, धीरे धीरे वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन गए। तो इस एक्ट के बाद जो पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे पाकिस्तान वाले एरियाज से, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबरशिप है उससे विड्रॉ किया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी इट केम डाउन टू 299, जबकि ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ फिक्स की गई थी वो थी 389 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम है वो चलता रहा, और डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करने के लिए कमिटीज़ बनाई गई, जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था उसको डिवाइड करके और ज़्यादा एफिशिएंटली किया जा सके। तो इसके लिए 8 मेजर कमिटीज़ और 13 माइनर कमिटीज़ अपॉइंट की गई। इन कमिटीज़ के नाम से ही जो इनका फंक्शन है वो डिफ़ाइन होता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कमेटी का नाम और उनका जो चेयरमैन का नाम है आपको वो याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। इनके नाम और चेयरमैन के नाम जो है वो आप स्लाइड्स में से देख के जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ये हैं मेजर कमेटीज़ और इसके बाद ये हैं माइनर कमेटीज़।
इन सब कमेटीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947। इसके जो इसको टास्क दिया गया था टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी के मेंबर्स थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन भी थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव एंड T.T. कृष्णमाचारी। तो सर B.N. राव जो थे उन्हें अपॉइंट किया गया था एज लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने एक टेम्प्ररी ड्राफ्ट प्रिपेयर करके ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया। उसके बाद जो बाकी सब कमिटीज़ थी उनके प्रपोजल्स और उनके सजेशंस को देखते हुए एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो ओवरऑल जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने ये फाइनल ड्राफ्ट बनाने का जो काम है ये 141 डेज़ में कंप्लीट कर लिया। अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट था इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948। और इसके बाद जो मेंबर्स और प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके सिग्नेचर्स के बाद जो मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास किया गया ऑन 26 नवंबर 1949। टोटल जो 299 मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे और उन्होंने ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, इट कंसिस्टेड ऑफ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओवर द टाइम ये जो नंबर्स थे ये चेंज होते रहे हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। यही डेट जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये दो डिफरेंट डेट्स हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन और इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि आर्टिकल 6, 5, 6, 7, 8 एट्सेट्रा जो लागू किए गए ऑन 26 नवंबर 1949, बट जो मेजॉरिटी प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू किए गए 26 जनवरी 1950 से ही। अब इसके बाद कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो है वो यूज़फुल हो सकती है। इसमें एक्सप्लेन करने या समझाने वाला कुछ नहीं है, आई विल जस्ट रीड इट आउट। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अपना टास्क परफॉर्म करने के साथ कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही थी उस टाइम पे, जैसे कि नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया ऑन 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। इसके बाद सर B.N. राव को जो है अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसे टाइप करके नहीं लिखा गया था, दैट वाज हैंड रिटन। और जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा थे वो कैलीग्राफर थे ऑफ इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्होंने वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था। और ये जो ओरिजिनल वर्जन था इसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था शांति निकेतन कॉलेज के दो आर्टिस्ट्स ने, नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा ने। इसी तरह जो हिंदी वर्जन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा गया था बाय वसंत कृष्ण वैद्य और इसको डेकोरेट और इल्यूमिनेट किया था नंदलाल बोस ने। इसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे किसी एक सोर्स से डिराइव नहीं किया गया था। पूरे वर्ल्ड के जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको कंसल्ट करके वहाँ से कुछ प्रोविजंस जो हैं वो बोरो करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया गया था। तो ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि किस कंट्री से कौन से जो फीचर्स हैं वो बोरो किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
तो इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।